एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम चरक संहिता का एक और नया चैप्टर 7वां अध्याय, जिसका नाम है नववेगान धारणीय अध्याय, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो ये जो चैप्टर है एकदम सिमिलर है किसके, अष्टांग हृदय का जो आपने 4th चैप्टर पढ़ा जिसका नाम क्या था, रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, तो उस चैप्टर से एकदम सिमिलर चैप्टर है। वहां पर भी हमने धारणीय और अधारणीय वेगों का वर्णन किया था। ठीक उसी प्रकार से हम नववेगान धारणीय अध्याय में भी क्या करेंगे, धारणीय और अधारणीय वेगों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या कर देता हूं, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। यानी कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का तो नहीं, क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं बताया, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आपके सीनियर्स के पेपर देखते हैं लास्ट ईयर के, तो आपको वहां पर एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है जो कि क्या है, अधारणीय वेगों का वर्णन, अधारणीय वेगों का वर्णन। ठीक है, अधारणीय वेगों का वर्णन, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। कितने मार्क्स में? 10 मार्क्स में। कितने मार्क्स आपको देखने को मिलता है? 10 मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी अधारणीय वेग है आप सभी को बताएं, टोटल अधारणीय वेग कितने बताए गए? 13 बताए गए हैं। किसके अनुसार? चरक और सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, चरक और सुश्रुत के अनुसार। तो आपसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, तो ये जो 13 अधारणीय वेग है, इनको अगर आप रोकते हैं तो इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनकी क्या चिकित्सा है, तो वो सारा आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में। मान लो आपको दे दिया पुरीष वेग, है ना, मान लो आपको दे दिया पुरीष वेग, मान लो आपको दे दिया मूत्र वेग, ठीक है, मान लो आपको दे दिया शुक्र वेग, यानी कि आपको ऐसे अलग अलग वेगों के नाम दे दिए और बताइए इन वेगों का अगर आप रोकते हैं तो इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इनकी क्या चिकित्सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस तरह से अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा तो कितने मार्क्स में पूछेगा? 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि व्यायाम है ना। इस चैप्टर में व्यायाम का वर्णन किया गया है। व्यायाम के क्या लाभ होते हैं, अति व्यायाम से क्या क्या हानियां है। ठीक है, किसको व्यायाम नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यायाम के अयोग्य कौन कौन है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर 5 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर दधी का वर्णन किया गया है, दधी के सेवन का यहाँ पर क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, दधी के सेवन के नियम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 तरह टाइप के यहाँ पर क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। और यही सारे टॉपिक जो क्या है इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बोला क्या, नववेगान धारणीय अध्याय, यानी कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, वेगों को न धारण करने की बात की जा रही है। 13 वेग बताए गए, टोटल कितने वेग बताए गए? 13 वेग। चरक और सुश्रुत ने टोटल 13 वेग बताए हैं, वाग्भट ने 14 वेग बताए। वाग्भट ने काश यानी कि कफ को भी माना है, लेकिन चरक और सुश्रुत ने काश यानी कि कफ जो है इसको अधारणीय वेगों में नहीं माना है। तो उन्होंने कितने माने? 13 माने हैं। ठीक है, तो 13 अधारणीय वेगों को आपको क्या करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका धारण करते हैं तो आपके शरीर में क्या होंगे, आगे यहाँ पर अलग अलग वेगों के रोग बताए गए कि अगर आप उनको धारण करते हैं तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप उनको धारण करते हैं तो आपके शरीर में क्या होंगे, रोग उत्पन्न होंगे, और साथ में उनकी चिकित्सा का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस चैप्टर का नाम नववेगान धारणीय अध्याय रख दिया, लेकिन यहाँ पर धारणीय वेगों का भी आगे आपको वर्णन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, वेगान, जो कि क्या है, वेगान। तो यहाँ पर ये जो वेग है इसका मतलब कोई बता सकता है मेरे को कि यहाँ पर ये जो वेग है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये जो वेग है, वेग का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना, क्या होना, तेजी से प्रवाह होना। जिस प्रकार से आपने देखा होगा नदी का जल जो होता है तेजी से प्रवाह होते हुए आगे बढ़ता है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होते हैं, आगे जितने भी ये जो न धारण करने वाले जो वेग बताए गए, इनका क्या होता है, बॉडी में तेजी से इनकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रवाह करते हैं और बॉडी से बाहर निकलने को करते हैं। अगर आप इनको रोकते हैं तो आप कई न कई प्रकार के क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि हम आगे अलग अलग वेगों के रोगों को देखेंगे। जिस प्रकार से आप नदी के जल को भी क्या करते हैं, बीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो तो पानी उछल कर क्या होता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप इन वेगों को रोकते हैं तो आपके बॉडी में क्या होते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम देखेंगे कि वो 13 वेग कौन कौन से हैं।
ठीक है। और फिर हम हर वेगों को रोकने पर कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट यानी कि उनकी क्या चिकित्सा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनके बारे में, अधारणीय वेगों का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो किन किन वेगों का आपको धारण नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर यह श्लोक बताया गया है। और ये जो श्लोक है, यह श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक है, यह श्लोक आपको याद होना चाहिए। अलग अलग वेगों के श्लोक याद नहीं हो तब भी चल जाएगा, इसलिए मैंने उनको नोट्स में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये जो श्लोक है ये श्लोक इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये आईएमपी श्लोक है, ठीक है। अगर मान लो 10 मार्क्स में पूछेगा, इस श्लोक को आप छापिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए और हर एक वेगों का वर्णन करते हुए उनसे क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी क्या चिकित्सा है, ऐसा वर्णन करते हुए आप चैप्टर पूरा जो क्वेश्चन उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ये श्लोक आपको करना है। जो स्टूडेंट अलग अलग वेगों के श्लोक को याद कर लेता है अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाले श्लोक इसको आपको करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले यानी कि श्लोक को आगे समझाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, यानी कि आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, वेबसाइट से व्हाट्सएप से किसी ने नंबर निकाल के बच्चों के क्या निकाल कर क्या किया, अनऑफिशियल ग्रुप बनाया, ठीक है। हालांकि उन स्टूडेंट्स को मैं पनिशमेंट दूंगा, है ना, जैसे मेरे को पता चलेगा वो पता चल ही जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ बातें आ भी रही है तो मैं उनको पनिशमेंट दूंगा। तो अनऑफिशियल ग्रुप बनाया, जिस कारण मैंने व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप थे जो मैंने बनाए थे, है ना, जिससे क्या होता था आपके लिए वो चीज आसान हो जाती थी, ताकि आप मेरे से डायरेक्ट क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, है ना। और आप सभी के पास क्या होता है, नंबर भी होता है। अगर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर पहले मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा, तभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता था, आपका और मेरा डायरेक्टली इंटरेक्शन होता था, ठीक। लेकिन इस तरह की गतिविधि हुई तो मैंने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है वो सारे डिलीट कर दिए। अब आपका और मेरा इंटरेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, एप्लीकेशन में होगा। आप मेरे को एप्लीकेशन में ही मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब ना तो आप मेरे को कॉल कर पाएंगे और ना ही मैं आपके कॉल को रिसीव करूंगा अगर आएगा तो, ठीक है। और ना ही मैं आपके व्हाट्सएप पर मैसेज देखूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप मेरे को एप्लीकेशन पर मैसेज कीजिए, या तो मैं या मेरी टीम जो है आपको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब व्हाट्सएप से कोई मेरा और आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। या अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं लाइव डाउट सेशन दूंगा, ठीक है। कुछ चैप्टर आपको मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो भी डाउट आप लाइव सेशन में आके पूछे या एप्लीकेशन में पूछे, कोई मेरे को कॉल नहीं करेगा। और मतलब जो भी स्टूडेंट मेरे वो मेरे को कॉल नहीं करेगा, नए स्टूडेंट जो वो कर सकता है, ठीक है। जो यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट है मेरा वो मेरे को नहीं कर पाएगा। और देखो आप सबने उस चीज के लिए मेरे को मजबूर किया है ना। मैं तो चाहता था कि आपका और मेरा इंटरेक्शन रहे, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लो, है ना। तो मैं तो वो चीज चाहता था, ठीक है। अगर आपकी गतिविधि सही रही तो मैं इन फ्यूचर इस चीज को अलाउ करूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैंने उस चीज को बंद कर रखा है, ठीक है। चलिए अब इस तरह से मेरे को आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि अब आपका और मेरा इंटरेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, एप्लीकेशन में होगा, ठीक है। या तो आप लाइव डाउट सेशन अटेंड कीजिए, आपका जो भी डाउट है आप आपका डाउट को क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से क्लासेस होगी, कुछ क्लासेस लाइव होगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, तो आप देखिए ना कितनी मेहनत करके ला रहा हूँ यार। देखिए हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, यानी कि जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गए, यहाँ पर कई स्टूडेंट जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए इंग्लिश में भी लाया हूँ, मतलब जो कंटेंट में हिंदी वालों को दे रहा हूँ वही सेम कंटेंट में इंग्लिश वालों को दे रहा हूँ। देखिए आप, और कंटेंट में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्राइस देखेंगे तो बहुत कम प्राइस है, लेकिन आपको कंटेंट जो है उससे बढ़कर ही मिल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर मान लो इनरोल करना चाहता है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको सारी चीजें एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बीएमएस फर्स्ट ऑफ कंप्लीट कोर्स करके आपको कोर्स मिलेगा, बहुत मिनिमम प्राइस में रख रखी है, तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक। चलिए अब ना टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अधारणीय वेगों के वर्णन में ये वाला जो श्लोक ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए श्लोक क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, न वेगान धार्य धीमान जाता मुद्र पुरीसयो न रेतसो न वातस्य न सर्द्याः क्षयतोर्न च।
नोद्रारस्य न जृंभाया न वेगान क्षुत पिपासयोः न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य प्रमेण च। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है? ये श्लोक ये बोल रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, ये जो धार्य जीवांतान का मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति को, है ना, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को इन सारे वेगों का वर्णन नहीं करना है, इन सारे वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से? पहला यहाँ पर बोला मूत्र, दूसरा यहाँ पर क्या बोला? पुरुष, तीसरा यहाँ पर रेतस यानी कि शुक्र, चौथा वातस्य यानी कि अपान वायु, यहाँ पर छर्द्या यानी कि छर्दी यानी कि वमन, अगर आपको उल्टी आ रही है निकाल दो, उसको धारण नहीं करना है, ठीक है। पांचवा यहाँ पर छर्दी वमन। फिर छैतु यानी कि जो छिक आती है, कई लोग क्या करते पता है, छिक आती तो रोक के रखते हैं ताकि आवाज ना जाए, आसपास जो बैठा हो पता नहीं क्या सोचेगा, तो कहीं सोचना नहीं है आपको, अगर आ रही है निकाल दो, ठीक है। तो ठीक हो गया, ठीक है। नोद्रारस्य यानी कि डकार को भी आपको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद क्या डकार आते हैं ना, कई लोग क्या ठूठ उसके खा लेते हैं, और आपको पता है जब खाना खा रहे हैं तो साथ में वायु भी जा रही है, तो भाई वायु जो जगह पेट भर जाता है तो फिर वापस बाहर निकलती है, एक प्रकार से आप बोलो कि अपान वायु ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसको भी आपको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। न जम्भाया जम्भाई योनिंग, उसको भी आपको नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, मर्यादा में रहकर आपको क्या करना, जम्भाई लेना है। आसपास बैठे हुए इस तरह से कर रहे हैं तो एकदम गलत बात है, ठीक है। अभी भी कई लोग लेक्चर देखने के दौरान जम्भाई ले रहे होंगे, आ रही है निकाल दो, ठीक है, लेकिन थोड़ी मर्यादा में रखे, हाथ रखो आसपास, ठीक है, मतलब मुंह के पास हाथ रखे, मर्यादा में रखे आप क्या कीजिए, जम्भाई को बाहर निकाल दो, लेकिन धारण नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद न वेगान, यहाँ पर क्या बोला, क्षुधा यानी कि भूख अगर आपको लगी है खाना खा लो, ठीक है। फिर पिपासयो, प्यास को, है ना। फिर वाष्पस्य यानी कि आंसू जो होते उन आंसू के वेगों को भी आपको क्या करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद निद्रा अगर आपको आ रही है तब भी उसको आपको धारण नहीं करना चाहिए, है ना। निद्रा के वेग अगर आपको हो रहा है तो नींद ले लो, ऐसा नहीं कि नींद आ रही हो तब भी आप जगे हो, मोबाइल चला रहे हो या चाय पी लिए, सिगरेट फूक लिए और नींद को रोक रहे हैं, तो आपको इस निद्रा को भी धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और निश्वास यानी कि श्रम से जनित जो श्वास होती है, श्रम यानी कि अगर मान लो आप पहाड़ चढ़ रहे हो, है ना, 5 मंजिल का आपका कॉलेज है, नीचे से ऊपर तक आप सीढ़ी चढ़ के गए तो इस तरह से हाँफने लगते ना, तो वो जो श्रम के दौरान जो श्वास होती है तो उसको भी आपको नहीं धारण करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे 13 वेग हैं, है ना, इन सारे 13 वेगों का आपको क्या करना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तो क्या हो जाएगा मूत्र, दूसरा क्या हो जाएगा पुरुष, तीसरा शुक्र, वात में अपान वायु, है ना, वमन, उसके बाद छवतु यानी कि चीक, उसके बाद उद्गार, अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा लेकिन नीचे आएगा, नोट्स में इसको कर लेना करेक्ट, ठीक है। जम्बाई, भूख, प्यास, आशु, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास, इन सभी को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप इनको रोकेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रकार के क्या होंगे, रोग होंगे, जो कि हम हर एक व्यक्ति के आगे रोगों को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अधारणीय वेग है। आप इनको गिनेंगे टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो इन 13 वेगों को आपको धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोटल अधारणीय वेग कितने होते हैं, तो आपको क्या टिक करना है, 13 होते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक वेगों को रोकने से, अब देखिए आप जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, सेम वही चीज लिख कर आए हो कि वन शुड नॉट सप्रेस द नेचुरल अर्क्स, जैसे कि बात करते हैं यूरिन, फिकस, सीमन, अपान वायु, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, हंगर, उद्गार, जृंभा, है ना, पिपाशा, वाष्प यानी कि टीयर, निद्रा यानी कि स्लीप, निश्वास यानी कि जो श्रम से जनित श्वास जो होती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे 13 वेग है, और इन 13 वेगों को आपको क्या करना है, आपको धारण नहीं करना है। अगर आप धारण करते हैं तो इससे क्या होंगे, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, अलग अलग वेगों के रोगों को हम आगे देखेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हर एक वेगों को, अलग अलग वेगों को। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया क्या, मूत्र के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा मैं कैमरा चेक कर लूं, ठीक है। चलिए तो मूत्र के वेग को रोकने से
क्या क्या होगा, चलिए हम आगे देखते हैं। देखो, तो मूत्र के वेगों को अगर आप रोकते हैं तो मूत्र के वेग को रोकने से क्या होगा, मूत्रेंद्रिय में पीड़ा होगी। और साथ में आप कर लीजिए बस्ती प्रदेश, है ना, साथ में क्या होगा, साथ में बस्ती प्रदेश में भी क्या होगी, पीड़ा होगी। बस्ती प्रदेश यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या होगी, पीड़ा होगी। आप सभी को पता है कि जब काफी ज्यादा यूरिन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जमा हो जाता है, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फुल जाता है, उसमें अना हो जाता है, ठीक है, फुल जाता है। तो जिस कारण क्या होता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर भी क्या होता है, काफी ज्यादा क्या होती है, पीड़ा होती है। साथ में मूत्रेंद्रिय में भी क्या होगी, पीड़ा होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, मूत्रकृच्छ, अगर आप यूरिनेशन करने जाएंगे तब भी कठिनाई से क्या होगा, मूत्र बाहर निकलेगा, ठीक है। सिर में क्या होगी, वेदना होगी, सिर में पीड़ा होगी। आपने भी देखा होगा कई लोग जिनको काफी जोर से क्या हो रहा है, मूत्र आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे किसी रीजन के कारण, तो उनका सर जो होता है क्या होता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। जब वो मूत्र विसर्जन कर देते हैं तब उनको अच्छा लगता है, हाँ अब अच्छा लगा। तो इस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि अगर काफी ज्यादा मूत्र आ रहा है लेकिन आप उसके वेग को निकाल नहीं पा रहे, तो सिर में क्या होती है, पीड़ा होती है, ठीक है। वंक्षण प्रदेश में अनाह, यानी कि आपका नाभि से जो नीचे वाला जो पार्ट, लोअर एब्डोमेन जो है, यहाँ ये वाला जो पार्ट क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको रोग देखने को मिलेंगे अगर आप क्या करते हैं, मूत्र के वेग को रोकते हैं, ठीक है। देखिए आप वही सेम चीज में इंग्लिश में लेकर आए हो, पेन होगा ब्लैडर में और पेनिस में, है ना, मूत्रकृच्छ, शिरो रोग। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप वंक्षण अना, यानी कि लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसकी चिकित्सा क्या बताई, तो आप स्वेदन कर्म कर सकते हो, यानी कि पसीना निकालो, ठीक है। अवगाहन का हम क्या बोलते हैं, टब बात, है ना, इसको क्या बोलते हैं, टब बात। ये मॉडर्न में भी होती है ये चीज, ठीक है। तो जल में उतर जाओ आप, ठीक है। उसके बाद घी का अवपीड़क के रूप में प्रयोग, अवपीड़क यानी कि आपको भोजन से पहले और भोजन के बाद क्या करना है, घी का प्रयोग करना है, घी का सेवन करना है ना। फिर बस्ती कर्म, तो यहाँ पर 3 प्रकार की बस्ती कर्म आपको करने को बोला है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की बस्ती कर्म करने को बोला है। एक तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो अनुवासन बस्ती, है ना, एक तो क्या होती है आपकी अनुवासन बस्ती, दूसरा आपको क्या करना है, निरूह बस्ती, और तीसरी आप जो बस्ती कर सकते हो वो क्या है, अस्थापन बस्ती, ठीक है। तो 3 प्रकार बस्ती कर्म कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब हम अगले वेग की बात करते हैं, अगले वेग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप इंग्लिश में भी लिख कर आए हो, स्वेदन हो गया, अवगाहन हो गया, अभ्यंग कर सकते हैं, और घी का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक्सेस में, भोजन के पहले और भोजन के बाद, और 3 प्रकार की बस्ती कर्म, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष के वेग को रोकते हैं, तो क्या क्या रोग आपको देखने को मिलेंगे, तो पक्वास है, यानी कि जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, और सिर में क्या होती है, वेदना होगी। तो आपने देखा होगा कई लोग अगर मान लो पुरुष के वेग का क्या करते हैं, धारण करते हैं, ठीक है, पुरुष का वेग का धारण करते हैं, तो उनका सिर क्या होता है, सिर में पीड़ा होने लगती है, सिर दर्द करने लगता है। जब मल का विसर्जन कर देते हैं तब थोड़ी शांति मिलती है, ठीक है। तो अगर आप पुरुष के वेग को रोकते हैं तो सिर में क्या होगी, वेदना होगी। अपान वायु एवं मल का रुक जाना, अब देखो अपान वायु जो होती है क्या करती है, मल को बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है इसकी, ठीक है। तो अगर अपान वायु रुक जाएगी तो मल भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप, हाँ मल रुक जाएगा, इसका मतलब आप ये भी समझिए कि जब आपको क्या होता है, प्रेशर आता है ना, मल विसर्जन का प्रेशर आता है, तो मान लो आप नहीं जाते उस दौरान, तो आप देखना कुछ देर बाद उस समय तो शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद अब जाएंगे, उसका विसर्जन करने जाएंगे तो आएगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, मल जो होता है क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए ये बोला गया है कि मल मूत्र, है ना, ये बोला गया है कि मल मूत्र को तो वेगों को तो आपको धारण करना ही नहीं चाहिए। जब भी आ रहे हैं तो इनका आप क्या कर दो, इनको आप बॉडी से बाहर निकाल दो, इनको आप विसर्जन कर दो, ठीक है। अगर मान लो एक बार मल के वेग को आपने रोक दिया, पुरुष के वेग को रोक दिया, तो मल बाद में अगर जाएंगे ना तो आएगा ही नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी हो जाती है एक प्रकार से, ठीक, क्योंकि वहीं कभी क्या होता है, जमा होने लगता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है स्टूल, ठीक। तो जब भी आ रहा है आपको क्या कर देना है, इनका विसर्जन कर देना, ठीक है। फिर जंघा की पिंडलियों में क्या हो जाएगा, एंटर, जंघा के पिंडलियों यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखे तो काफ मसल्स में क्या होती है, एंटर हो जाती है, ठीक है, काफ मसल्स में एंटन हो सकती है, ठीक। और पेट में आधमान, यानी कि पेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा आपका, ठीक है। पेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, फूल जाएगा, ठीक। चलिए अब इसकी अगर हम चिकित्सा देखें, चिकित्सा क्या बताए इसकी, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्वेदन कर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, स्वेदन कर्म करा सकते हो।
अभ्यंग यानी कि मेनली जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है इसका आप मालिश कर सकते हो, ठीक है। अवगाहन, अवगाहन भाई बात तब, ठीक है। वर्ती का प्रयोग, वर्ती का मतलब क्या है यहाँ पर, आप एनिमा, एनिमा आपने भी देखा होगा गाँव में क्या होता है, कभी कभी किसी बच्चे को क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो चूने टाइप ऐसा कुछ बोलते हैं यार गाँव में, तो क्या करते हैं माई ज्योति क्या करती है, साबुन जो है ना उसकी बत्ती बनाती है और जो गुदा मारे देते हैं वो पत्ती को डालती है अनल के नाल से, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो लोअर पार्ट में जो मल होता है जो एकदम अनल के नाल के पास में होता है, तो उसमें थोड़ी हलचल मचती है, तो अगर उसमें थोड़ा खंडन होता है तो बाकी का मल वो भी क्या होता है इसकी प्रवृत्ति से नीचे आने लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, एनीमा कर सकते हो, ठीक है। ऊपर गए मलों को अधोमार्ग की और प्रवर्तित करना, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप ऐसे अन्नपान का सेवन करिए, क्या कीजिए आप ऐसे अन्नपान का सेवन करिए, ऐसा अन्नपान का सेवन करिए जो क्या कर देगा, जो मलों का, जो क्या कर देगा, मलों का खंडन कर देगा, है ना, मल का क्या कर देगा, खंडन कर देगा। तो मल का खंडन होगा, मल टूटेगा, तो उसका क्या होगा, अधोमार्ग की ओर प्रवृत्ति होगी, यानी कि वो नीचे की ओर आने चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे, आप बढ़िए आगे, हम देखते हैं शुक्र वेग धारण करने से रोग। अब देखो शुक्र वेग के धारण करने से कौन कौन से रोग होंगे, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट जो होते हैं क्या समझते हैं, कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो लोग क्या करते हैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, जो लोग क्या करते हैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, अब वो तो क्या करते हैं शुक्र को तो निकालते नहीं, तो उनको भी क्या ये सारे रोग होंगे, तो ये गलत बात है। यहाँ पर ये जो बात हो रहा है शुक्र वेग को धारण करने से मतलब आपको आ रहा है शुक्र और आप उसे रोक रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से रोग होंगे, तो ये जो बात की जा रही है वो कब की बात की जा रही है, जब मान लो आप क्या करते हैं मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, मास्टरबेट के दौरान या सहवास के दौरान, या सहवास के दौरान क्या होता है, शुक्र निकल रहा है, क्या हो रहा है, शुक्र निकल रहा है, और उस दौरान आप क्या कर रहे हो, शुक्र को रोक रहे हो, तब आपको क्या होगा, ये रोग आपको देखने को मिलेंगे। मतलब शुक्र आ रहा है, ठीक है, शुक्र आ रहा है लेकिन आप उसे रोक रहे हो, तो ये सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो रिलेशन है वो ब्रह्मचर्य से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, मास्टरबेशन के दौरान क्या, तो शुक्र की प्रवृत्ति होती है निकलने की, विसर्जन होने की, लेकिन उस दौरान आप क्या कर रहे हो, शुक्र को रोक रहे हो, ठीक है, तो उस समय ये सारे रोग देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, मूत्रेंद्रिय और अंडकोश, अंडकोश यानी कि टेस्टिस में क्या हो सकता है, पीड़ा हो सकती है। शरीर में जोर से दबा देने वाली क्या होती है, पीड़ा होती है। हृदय में भी क्या होती है, वेदना होती है। और मूत्र में क्या होता है, विबद्धता होती है। मूत्र में विबद्धता का मतलब क्या होता है, क्या आपका जो मूत्र है वो क्या होता है, रुक रुक कर आता है। मूत्र जो होता है कैसा आता है, रुक रुक कर आता है, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रोग इसके, अगर आप शुक्र के वेग को धारण करते हैं तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या चिकित्सा है, तो आप देखिए यहाँ पर अभ्यंग यानी कि आप मसाज कर सकते हो, ठीक है ना, अभ्यंग मालिश कर सकते हो आप, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अभ्यंग कर सकते हो, ठीक है। अवगाहन वही बात, तब मदिरापान औसत की मात्रा में आपको क्या करना है, मदिरा का सेवन करना है, ठीक है। मुर्गे का मांस और साली चावल एवं दूध का सेवन, और साथ में यहाँ पर क्या बोले, अस्थापन बस्ती, कोमा लगा लीजिए यहाँ पर, अस्थापन बस्ती, ठीक है। ये इसके क्या होता है, ट्रीटमेंट है, ठीक। चलिए अब हम अगला वेग देखते हैं। तो अगला वेग यहाँ पर क्या बोले, अपान वायु वेग अवरोधक विकार। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैं जब आपको क्या पढ़ रहा था, मल के वेगों को रोकने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर क्या बोला था कि जो अपान वायु होती है वो क्या करती है, मल और मूत्र को, है ना, ये क्या करती है, मल और मूत्र की प्रवृत्ति बाहर, इसकी प्रवृत्ति की है क्या करे, मल मूत्र को बाहर निकाले। तो अगर आप अपान वायु के वेग को रोकते हैं, धारण करते हैं, तो इससे क्या होगा, मल हो गया, मूत्र का अपने अपने मार्गों में क्या होगा, प्रवृत्त नहीं होना, ठीक है। फिर साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट का फूलना, है ना, पेट अधमान जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। थकावट का होना, क्लम जैसी स्थिति हो सकती है। उदर में यानी कि एब्डोमेन में क्या हो सकता है, शूल पीड़ा हो सकती है। और वात संबंधी विकार, और यहाँ पर क्या हो सकते हैं, वात संबंधी विकार हो सकते हैं, ठीक है। वात संबंधी विकार की बात करें, संधिगत रोग हो गया, वो सारे यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा क्या है। तो स्नेहन कर्म, है ना, स्नेहन कर्म हो गया। फिर क्या हो जाएगा, स्वेदन कर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वर्तिका यानी कि एनिमा, है ना। उसके बाद वायु के अनुलोम करने वाले अन्नपान का सेवन, और वात हर बस्ती कर्म,
ये क्या है, इसके ट्रीटमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम अगला वेग देखते हैं। अगला वेग देखते हैं। अगला वेग क्या बोला, वमन। वमन यानी कि वोमिटिंग। वमन का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग बोल लो, है ना, या तो आप क्या बोल लो, या तो आप छर्दी बोल दो, इसे आयुर्वेद में छर्दी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके वेगों को क्या करते, धारण करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कई सारे रोग देखने को मिलेंगे। जैसे बात करते हैं कंडू यानी कि खुजली होगी, है ना, शरीर पर छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे। ठीक है, अरुचि, खाने में क्या होगा, अरुचि रहेगी, है ना, खाने का मन नहीं करेगा। चेहरे पर क्या हो जाएगी, झाइयां पड़ जाएगी। शोथ यानी कि सूजन हो जाएगा। ठीक है, पांडु रोग हो सकता है। अब देखो ये जो पांडु रोग है, पांडु रोग किस कारण होता है, रक्त के कम होने के कारण क्या होता है, शरीर में जो पीला पड़ जाता है, शरीर में क्या पड़ जाता है, पीलापन जो हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। कई लोग क्या करते हैं पता है, इसे जॉन्डिस समझ लेते हैं। कई लोग इसे क्या समझ लेते हैं, जॉन्डिस समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। जॉन्डिस जो होता है उसको आयुर्वेद में तो क्या बोलते हैं, कामला बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पांडु रोग हो रहा है वो क्या है, रक्त की अल्पता कारण शरीर में जो पीला हो रहा है, तो उसको हम पांडु रोग बोलते हैं। ठीक, फिर ज्वर हो सकता है, कुष्ठ स्किन डिजीज हो सकती है, जी मलचाएगा, और विसर्ग ये भी एक प्रकार का स्किन डिजीज है। तो ये सारे रोग हो सकते हैं अगर आप वोमिटिंग आ रही है उसको अगर आप रोकते हैं तो। कई लोग क्या करते हैं, बस में सफर करते हैं तो कई लोगों को क्या होता है, उल्टियां होती है, तो उस दौरान वो क्या करते हैं, रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन आपको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप बस में सफर कर रहे हैं और इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो बस वाले को बोलिए साइड में रोकिए और आप उसको क्या कर दीजिए, इस बैग को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप इसका धारण करेंगे तो ये सारे रोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा के लिए क्या बोला, देखो उल्टी हो रही है तो इसकी चिकित्सा में क्या बोला, पत्थर ही पत्थर को काटता है, यानी कि भोजन कराकर क्या करो, फिर वमन कराओ। पत्थर ही पत्थर को काटता है। उल्टी हो रही है, उल्टी का वेग हो रहा है, आपने उसमें क्या कर दिया, धारण कर लिया, उससे जो रोग हुए, तो उसकी चिकित्सा क्या है, भोजन कराकर तत्काल वमन कराना। यानी कि बोलते हैं ना, पत्थर ही पत्थर को काटता है, तो ठीक उसी प्रकार से भोजन कराकर तत्काल क्या करना, वमन कराना। ठीक है, धूमपान, धूमपान हम देखकर ही आए। ठीक है, फिर लंघन, है ना, लंघन यानी कि आप क्या करिए, खाइए मत, या अगर खा भी रहे हैं तो क्या कीजिए, लघु आहार लीजिए। ठीक है, रक्त मोक्षण, फिर रुक्ष पदार्थों का खाने पीने में सेवन करना है, तो आपको ऐसे आहार लेना है जो क्या हो, रुक्ष हो। ठीक है, और व्यायाम और विरेचन कराना, तो यहाँ पर विरेचन भी आप करा सकते हो अगर मान लो गोमन होता है। आप सभी को पता है कि कई लोगों का तो उल्टी होती है ना, और मान लो उल्टी के साथ अगर दस्त भी हो गया तो उल्टी से थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन आप कई लोग क्या करते हैं पता है, दस्त लगते हैं तो टॉयलेट में जाते हैं, दस्त भी आ रहे हैं साथ में उल्टियां भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, काफी ज्यादा क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो वमन आ रहा है तो आप विरेचन भी करा सकते हो। ठीक है, चलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए अब हम बात करते हैं अगला वेग। अगला वेग यहाँ पर क्या होता है, चौथु। चौथु मतलब छींक, स्नीजिंग। ठीक है, तो अगर मान लो छींक आ रही है और उसके वेग को अगर आप रोक रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, उससे मन्यास्तम हो सकता है। मन्यास्तम यानी कि गर्दन में क्या होता है, जकड़ाहट हो सकती है, सिर में क्या होगी, पीड़ा हो सकती है, अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, और अर्धाववेतक, अर्धाववेतक यानी कि सर जो है इसके आधे भाग में क्या होगा, आधे भाग में क्या हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। ठीक है, उसके बाद या लकवा मार सकता है आधे भाग में। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों में क्या हो जाए ना, कमजोरी। ज्ञान इंद्रिय यानी कि जो आपके आंख हो गया, नाक हो गया, तो इसमें क्या हो सकती है, विशेष करके यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय किसकी बात कर रही है, जो ऊपर ये सर की जो है यहाँ पर क्या हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। ठीक, तो इसके लिए क्या चिकित्सा बताई गई, देखिए वही चीज मैं इंग्लिश में भी लिख कर आया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर चिकित्सा क्या बोला, चिकित्सा के लिए यहाँ पर बोला ऊर्ध्व उद्व जत्रुगत के ऊपर वाले भाग जो उसके आपको क्या करना है, मालिश करना है। ठीक है, उन भागों की आपको क्या करना है, मालिश करना है। स्वेदन कर्म कर सकते हो, है ना, धूमपान, अणु तेल से नश्य प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, वात नाशक, वात का शमन करने के लिए उन अन्न पानों का आपको क्या करना है, सेवन करना है, और भोजन के बाद आपको क्या करना है, घी पिलाना है। अब देखो घी जो यहाँ पर क्या बोला, भोजन के बाद, तो अगर आपको क्या होता है, ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ऊपर के जो रोग होते हैं, तो यहाँ पर आपको भोजन के बाद घी पिलाना है, ताकि घी जो है वो क्या रहे, ऊपर रहे और भोजन नीचे रहे। लेकिन अगर मान लो नीचे वाले अगर बीमार हो रहा है, मतलब नीचे वाले पार्ट में अगर बीमारी हो रही है, तो पहले क्या करते, भोजन से पहले घी पिलाते हैं, बाद में भोजन, ताकि घी क्या करे, नीचे असर करे, नीचे रहेगा नीचे असर करेगा। भोजन के बाद पिलाएंगे तो ऊपर रहेगा घी, रोग तो कहाँ हो, नीचे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मान लो बॉडी के नीचे वाले पार्ट में रोग हो रहा है तो घी पहले पिलाते बाद में भोजन, और अगर मान लो ऊपर हो रहा है तो भोजन पहले बाद में घी। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भोजन के बाद घी पिलाएं, क्योंकि ऊपर वाला रोग ही है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं उद्गार। उद्गार यानी कि डकार।
ठीक है। उद्गार, उद्गार का मतलब क्या होता है? डकार। इसको अगर आप रोकते हैं, इसको अगर आप रोकते हैं तो इससे कौन कौन से रोग होगा? तो हिचकी आ सकती है, श्वास रोग हो सकता है, अरुचि। देखो डकार कब आती है? जब आप अच्छा पेट भर खा लेते हो, है ना, खाने के दौरान क्या होती है, कुछ वायु भी ऊपर जाती है, तो जो अपान वायु होती है क्या होती है, वापस बाहर निकलती है जब पेट भर जाता है। तो ऑलरेडी पेट भर गया है तो खाने का मन कहां से करेगा? ठीक है, तो अरुचि होगी। ठीक है, फिर कंपन हो सकता है, हृदय ज्यादा, छाती। देखना आप ज्यादा खा लेते हैं ना, और इतना खा लिया कि डकार भी आ गई, तो फिर हृदय और छाती जो होता है वो क्या, तो भारी भारी होता है ना। कब होगा? देखो ज्यादा खा लेते हैं तो कब डकार आती है, और अगर आपने उस डकार को बाहर नहीं निकाला तो आपका हृदय और छाती को भारी भारी लगेगा। ठीक है, तो आई तो निकाल दो, थोड़ा सा शांति लगती है। आपने देखा जो ठूस के खा लेता है ना, फिर जब डकार निकलता है तो अब थोड़ा अच्छा लगा ऐसा करके। ठीक है, फिर चिकित्सा है, और चिकित्सा की बात करते हैं तो हिक्का रोग के समान आपको यहाँ पर क्या करना है? चिकित्सा करनी है। हिचकी के दौरान जो आप चिकित्सा करते हैं तो भाई चिकित्सा आपको उद्गार रोग में भी करना है। ठीक है, उद्गार को रोकने से अगर मान लो जो रोग होते हैं तो उसमें भी वही सेम चिकित्सा की जाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं जम्भाई के वेगों को रोकने से, यानी कि योनिंग, यानी कि जो उपासी आती है। ठीक, कई लोग अभी उपासी ले भी रहे होंगे तो निकाल दो, है ना, उसके वेगों को धारण मत करो। अगर आप धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर के अंगों में विशेष झुकाव होगा। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? आक्षेप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है? संकोच हो सकता है। ठीक, और यहाँ पर स्पर्श का अनुभव न होना, और साथ में यहाँ पर क्या हो सकता है? कंपन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आक्षेप, आक्षेप का मतलब क्या होता है? आक्षेप का मतलब होता है जकड़न। क्या हो सकती है? जकड़न हो सकती है। ठीक है, तो जम्भाई अगर आ रही है तो आपको क्या कर देना? उसको निकाल देना है। ठीक है, संकोच, संकोच का मतलब क्या होता है? संकोच का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव होना, शरीर में क्या होगा? खिंचावपन सा लगेगा। ठीक है, तो योनिंग आ रही है, निकाल दो, नहीं तो ये सारे रोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या चिकित्सा है? तो ट्रीटमेंट जो है आपको क्या करना है? वात दोष को बैलेंस करना है। वात दोष के इम्बैलेंस से क्या होता है? डकार आता है, तो आपको ऐसी चिकित्सा करना है कि वात दोष आपका बैलेंस हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्षुधा, यानी कि भूख लग रही है। कई लोग क्या करते हैं? चलो एक दो दिन नहीं खाया तो ठीक है, लेकिन 6-7 दिन तक क्या करते हैं? खाना नहीं खाते हैं। भूख लगी हुई तब भी खाना नहीं खाते हैं। तो अगर आप क्षुधा के वेग को धारण करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? कृशता, यानी कि आपका जो शरीर है वो क्या जाएगा? एकदम पतला होने लगेगा। शरीर में क्या होगी? दुर्बलता होगी। चेहरा आपका, आप देखना 7-8 दिन तक खाना मत खाओ तो किसी अनजान व्यक्ति के पास भी जाएंगे, या जिससे आप नहीं मिले 10-15 दिन तक, और आप 8-10 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, उसके पास गए तो आप समझ जाएगा कि इस बंदे ने 8 से 10 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उस चेहरे का रंग ही बता देता है। चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? फीका फीका लगने लगता है। ठीक है, तो ये दिखाई देगा। अंग मर्द, अंगों में क्या होगी? पीड़ा होगी। अरुचि, अब देखना कई लोग को देखा होगा कि जब भूख लगती है और उस समय उसको खाना नहीं मिला और कुछ देर बाद खाना मिला, है ना, तो फिर क्या होता है? बोलते हैं ना कि भूख भर गई मेरी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर क्या होगी? अरुचि हो जाएगी, है ना। तो जिस समय भूख लगी उस समय खा लो। ठीक है, भ्रम। फिर चिकित्सा की बात करते हैं तो रोगी को स्निग्ध, उष्ण और हल्का भोजन देना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला? हल्का, भारी भोजन नहीं देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे बोला चिकित्सा क्या? हाँ ठीक है, चिकित्सा। उसके बाद हम बात, वो चिकित्सा थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला? स्निग्ध, उष्ण, लघु भोजनम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पिपासा के वेग को अगर आप रोकते हैं तो उससे क्या विकार हो सकते हैं? तो पिपासा के वेग को रोकने से गला और मुख क्या होगा? सूखने लगेगा, बहरापन हो सकता है, क्लम यानी कि थकावट हो सकती है, अवसाद एवं हृदय में क्या हो सकती है? पीड़ा हो सकती है। और इसकी चिकित्सा क्या है? शीतल और तृप्तिकर। तृप्तिकर यानी कि आपको जूस हो गया, जैसे कि जो मीठे पदार्थ होते हैं, मीठे पेय पदार्थ होते हैं, इनका आपको सेवन करना, जो आपको क्या करे? सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, जो आपको अच्छा महसूस कराए, तो इन सारे पदार्थों को आपको लेना है, और ये इसका क्या है? ट्रीटमेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर दिया आंसुओं के वेग को रोकते हैं, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? यहाँ पर पहले क्या बोला? प्रतिशय। आपने देखा होगा जब आंसू आते हैं और अगर आप रोक रहे हो तो क्या होता है? नाक से निकलने की कोशिश करता है ना। आंसू आ रहे हैं, आप उसे रोक रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? नाक से निकलेगा। और अधिक समय अगर आपने रोका तो क्या हो जाएगा? वो प्रतिशय, यानी कि नाक आपकी बहने लग सकती है, यानी कि जुकाम भी आपको हो सकता है। ठीक है, नेत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकते हैं, अरुचि हो सकती है, यानी कि खाने में मन नहीं करेगा, सिर में चक्कर आना, बेहोशी सी
हालत हो सकती है, ठीक है। और चिकित्सा की बात करें, सुख चैन शांति से सो जाना है, मदिरापान या मन को आनंदित करने के लिए प्रिय कथाओं को सुनना। इससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा, है ना। इससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा तो आपको आंसू ही नहीं आएंगे, ठीक है। प्रिय कथा आप सुन सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप सुन सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पुराने इंसिडेंट जो अच्छे घटित हुए तो उनको आप क्या कर सकते हैं, किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, चिकित्सा है, ठीक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे आगे हम बात करते हैं निद्रा के वेग को रोकने से क्या क्या आपको विकार हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो निद्रा है, तो अभी कई सारे लोग लेक्चर देख रहे होंगे, नींद आ रहे होंगे, सर ने बोला निद्रा के वेगों को रोकना नहीं चाहिए, लेक्चर बंद करो सो जाओ। तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो निद्रा की बात हो रही है वो कब की बात हो रही है, रात में आपको नींद आ रही है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, है ना, या नींद ना आए तो उसके लिए अलग उपचार ढूंढ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, है ना, तंबाकू खा रहे हैं। तो ये चीज नहीं करना। अगर आपको नींद आ रही है रात में सो जाओ, है ना। अगर नहीं सोते हो, निद्रा के वेग को रोकते हो, तो सुबह सुबह क्या होगा, जम्भाई आएगी, अगले दिन देखना खूब उपास्य लेगा, है ना, अंगों में पीड़ा होगी, तंद्रा, दिन भर पूरा आलसी जैसा लगेगा, सिर में भी दर्द होगा, आंखों में क्या होगा, तनाव रहेगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या बोला, आप सुख सहन कीजिए, शांति से सो जाओ और हाथ पैर को दबाओ, है ना। आपने देखा होगा बुजुर्ग क्या करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं। तो कई बुजुर्ग क्या होते हैं, हाथ पैर कोई दबा रहा है उसका, तो उसको तुरंत नींद आ जाती है। आपने देखा होगा, आपने अगर किसी के दबाए होंगे तो तुरंत सो जाता है वो। तो हाथ पर दबाने से क्या होती है, नींद की प्रवृत्ति होती है। तो ये उसके क्या बताए गए, ट्रीटमेंट बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निद्रा, अगर आपको आ रही है निद्रा के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। अगर आप रोकेंगे तो अगले दिन आलसीपन से लगेगा, जमाई आएगी, आंखों में तनाव रहेगा, सिर भी दर्द करेगा, ठीक है। तो निद्रा के वेगों को आपको नहीं रोकना चाहिए। और मान लो आपको जुकाम है, रात भर आप जग गए, तो अगले दिन क्या कीजिए, सुख सहन कर लीजिए, आप सो जाइए आप, ठीक है, सुख सहन कर लीजिए, सो जाइए, ठीक। और तब नींद नहीं आ रही तो हाथ पैर को दबा दो, तो नींद की प्रवृत्ति होती है हाथ पैर दबाने से, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम बात करते हैं श्रमज निश्वास वेग अवरोधक रोग एवं चिकित्सा। श्रमज निश्वास यानी कि परिश्रम करने के दौरान जो सांस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम श्रमज निश्वास बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम श्रमज निश्वास बोलते हैं। जैसे कि मान लो आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, अधिक या तो आप खूब अधिक काम कर रहे हो, उस दौरान जो सांस फूल रही है, काम यानी कि शारीरिक काम, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, सांस फूल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रमज निश्वास बोलते हैं। तो अगर आप उसको रोकते हो तो गुल्म हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मूर्छा बेहोशी की हालत हो सकती है। तो इसकी चिकित्सा क्या बताए, रेस्ट। आप काफी लंबे समय तक चले, उससे आपकी सांस फूल रही है, तो बोलते हैं ना कि आप थोड़ा रेस्ट ले ले, थोड़ा बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। तो इसका इलाज यही है, आप क्या करो, रेस्ट लो, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, ये सारे रोग, ठीक। चलिए, तो ये हमने आज का देखा, अधारणीय वेग देखा। मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर को पता है तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो माइक लाया, ये वाला बाइक लाया, तो 2 बार मैं ऑलरेडी शूट कर चुका, लेकिन वॉइस ही नहीं आई उसमें। अब देखता हूँ अभी क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार चेक करने जा रहा था कि माइक वगैरह सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो एप्लीकेशन में पूछ लीजिए, या तो मैं लाइव डाउट सेशन लूंगा, तो आप पढ़ते जाइए सारे चीज को मेरे साथ ही, तो मेरे साथ ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।